मैं खामोश रहा। शेख अहमद बख्श ने जेब से बटुआ निकाला, इसमें से पाकिस्तानी करेंसी के 100 के 5 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, मैं एक मामूली दुकानदार हूँ, इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बर्तन टोकरी में रख कर जाने लगा तो कहा, मैं दोपहर को खाना लेकर आऊँगा। मैं अब ममनूयत भरी नज़रों से देखता रहा। वो चला गया। दोपहर को एक बार फिर मेरे लिए खाना लेकर आया। इसने मेरे फरार के मौजू पर कोई बात न की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। रात के खाने के बाद इसने सेफ्टी रेजर दिया और कहा कि शेव कर लेना। मेरी दाढ़ी काफ़ी बढ़ आई थी। फिर मुझसे बगलगीर हुआ और रात के 2 बजे तैयार रहने की ताकीद करके चला गया। इसके जाने के बाद मैंने शेव बनाया, गुस्ल किया। दोपहर को इसने मुझे बंगला कुर्ता और पजामे का एक जोड़ा दिया। मैंने वो पहन लिया। मशरकी पाकिस्तान के नक्शे की अब मुझे ज़रूरत ना थी। वैसे भी ये मुझे जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़वा सकता था। मैंने नक्शे को फाड़ कर बाथरूम में फेंक दिया। 700 रुपये की पाकिस्तानी करेंसी नोट तय करके जेब में रखे और सिगरेट सुलगा कर रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था जब मेरी घड़ी की सुई ने ठीक रात के 2 बजे दरवाजे के ताले में चाबी घूमी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से पुरसकून बारी आवाज आई, कमरदीन। दरवाजा खुलकर बंद हो गया। अंधेरे में दरमियाने कद और दुबले पतले बदन का एक आदमी अंदर आ गया। वो भी बंगाली लिबास पहने हुए था। वो मेरे करीब चटाई पर बैठ गया और मुझसे पंजाबी में बोला, तुम्हें बंगाली नहीं आती? मैंने नफी में सर हिला दिया। फिर तुम दूसरों लोगों के लिए इस वक्त तक गूंगे हो जब तक मशरकी पाकिस्तान की सरहद पार नहीं कर लेते। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने पूछा कि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी कितनी है। मैंने जेब से 100 के 7 नोट निकाल कर इसके सामने रख दिए। इसने सारे नोट उठाए, इनको जोड़कर मोमबत्ती सी बनाई और अपने पजामे के नेफे में डाल ली। फिर जेब से भारतीय करेंसी के रुपए वाले 4 नोट मुझे दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, भूलना नहीं कि तुम गूंगे हो। इतने में नीचे किसी मोटर के आहिस्ता से रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कमरदीन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। फ्लैट से निकलकर इसने दरवाजे पर ताला लगाया और हम तंगो तारीख सीढ़ियां उतरकर नीचे बाजार नुमा गली में आ गए। एक पुराने मॉडल की मोरस गाड़ी बिजली के खंबे से जरा आगे खड़ी थी। इसकी पिछली सीट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं और कमरदीन पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजा और गाड़ी जिक्रिया स्टेट की इलाके की नीम तारीख सुनसान गलियों से निकलकर चितपुर रोड पर दौड़ने लगी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। हम भी चुप थे। रात के सन्नाटे में गाड़ी वीरान सड़कों पर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। इस जमाने में भी कोलकाता बहुत वसी और दूर दूर तक फैला हुआ शहर था। 1 घंटे तक हमारी गाड़ी शहर की सड़कों पर चलती रही। फिर मुजाफाती इलाका शुरू हो गया। अब हमारी दोनों जानब खेत थे। अब मैं नारियल के दरख्त पिछली रात की ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। हम एक ऐसी सड़क पर आ गए जहां कारखानों की चिमनियां आसमान की तरफ उठी हुई थी। आसमान पर सितारे अब फीके पड़ने लगे थे। इस दौरान मेरे साथी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मोटर गाड़ी कारखानों की चिमनियां पीछे छोड़कर वीरान इलाके में आई तो कमरदीन ने सिगरेट सुलगाया और ड्राइवर से पंजाबी में कहा, मेरा थैला साथ रख लिया था? हाँ जी। ड्राइवर इतना कहकर खामोश हो गया। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर कोई गैर नहीं है। फिर भी मैंने कोई बात करना मुनासिब ख्याल ना किया और खामोश बैठा रहा। मेरी आंखें सुलग रही थी मगर वो इनसे कोसों दूर थी। पू फूटने लगी तो गाड़ी एक जंगल में दाखिल हो गई। यहाँ हवा में खनकी थी। गुल खत्म हुआ तो हल्का हल्का उजाला फैल चुका था। हमारी मोटर अब एक कच्ची सड़क पर से गुजर रही थी। बाएं जानब टेलीफोन के खंभे दूर तक चले गए थे। हमने कई छोटी छोटी नदियों के पुल अबूर किए। दिन पूरी तरह निकल आया और धूप चारों तरफ फैल गई तो छतरीदार झाड़ियों के एक टीले के करीब से निकलकर मोटर एक जगह रुक गई। आगे बांस के झुंड में एक छोटा सा रास्ता घने जंगलों की तरफ जा रहा था। कमरदीन ने थैला उठाया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। हम पैदल चलने लगे और जंगल में काफी दूर तक आ गए। यहाँ चंद एक खपरेल की झोंपड़ियां भी नजर आईं। कमरदीन मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ा करके एक झोंपड़ी के पास किया। इसने किसी को आवाज दी। अंदर से एक देहाती बंगाली बाहर आया जिसने सिर्फ एक मैली सी धोती पहन रखी थी। कमरदीन इससे बंगला में बातें करने लगा।
फिर वो इसे लेकर मेरे पास आया। बंगाली ने मुझसे हाथ मिलाया और हमें एक खाली झोंपड़ी में ले गया। यहाँ हमने चावल मछली खाई, काली कड़वी चाय पी। कमरदी ने मुझे बताया कि यह बंगाली मुसलमान है और हमारा अपना आदमी है, मगर इसे यही बताया गया है कि तुम गूंगे हो और तुम्हें सरहद पार करवानी है। ये आदमी आज रात तुम्हें अपने साथ सरहद पार करवाने के लिए ले जाएगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने इसे तुम्हारी रकम में से 500 रुपये दे दिए हैं, बाकी 200 रुपये तुम अपने पास रखो। कमरदीन ने 100 के 2 पाकिस्तानी करेंसी नोट मेरे हवाले कर दिए। हम झोंपड़ी में लेट गए। रात भर का जागा हुआ था, शाम तक सोता रहा। मैं जागा तो कमरदीन वहां पर नहीं था। बाहर शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। कमरदीन एक और झोंपड़ी से निकलकर मेरी तरफ आया। इसने थैला मुझे देकर कहा, इसमें तरकारी है, ये तुम हिल्ली के मिशन मास्टर के सुपुर्द कर दो। ये थैला और तरकारी हमारी निशानी है। हिल्ली का स्टेशन मास्टर हमारा अपना आदमी है। हिल्ली मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर है। हिल्ली का स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में और स्टेशन मास्टर नजरल का क्वार्टर भारत यानी मगरबी बंगाल की सरहद में है। मशरकी पाकिस्तान की सरहद किसी के समझ में नहीं आ सकती। यह बंगाली तुम्हें किसी न किसी तरह अपनी हिफाजत में स्टेशन मास्टर के क्वार्टर तक पहुंचा देगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराएगा। अब मैं जाता हूँ। मेरा साथी कमरदीन वापस कोलकाता की तरफ चला गया। मेरे बंगाली रहनुमा ने रात को मुझे चावल और मछली का शोरबा दिया। इसके बाद इसने इशारों से मुझे सो जाने के लिए कहा। मैं झोंपड़ी में बिछी चारपाई पर लेट गया। यहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे। इन मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। आधी रात के बाद बंगाली रहनुमा आ गया। इसने एक मैली कचैली सदरी भी पहन रखी थी। इशारे से इसने मुझे साथ चलने को कहा। हम झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे जंगलों में एक तरफ रवाना हो गए। इस वक्त मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल ये थी कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग बारी अक्सरियत से जीत चुकी थी। मुजीब अपने साथ 6 निकाती फार्मूला लाया था और इस दौरान बंगाली मुसलमानों के दिलों में मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के जज्बात भर दिए गए थे और वहां इंतखाबात इसी नफरत की बिना पर हुए थे। अब फातिहा अवामी लीग इक़्तिदार के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी का भी मुतालबा कर रही थी। अवामी लीग की कामयाबी के साथ ही भारतीय फौजें मगरबी बंगाल की सरहदों पर पहुंच गई और पूरी 5 डिवीजन फौज ने मशरकी पाकिस्तान को अपने घेरे में ले रखा था। ये नकलो हरकत बड़ी खामोशी से हो रही थी और भारत के अज़ाइम साफ ज़ाहिर थे कि वो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये रहनुमा मुझे बेहद दुश्वार गुजार रास्तों से ले जा रहा था। वो बारदी बोर्स की चौकियों से बचकर गुजर रहा था। हमने कई नदियां और नाले अबूर किए। कोई 2 बजे रात मुझे दूर एक टीले के आगोश में कुछ धुंधली रोशनियां दिखाई दी। चूंकि मुझे गूंगा और बहरा बना दिया गया था, इसलिए मेरा बंगाली साथी मुझसे इशारों में ही बात करता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मगरबी बंगाल का सरहदी गांव बिन गांव था। यहाँ से हिल्ली का सरहदी स्टेशन चंद मील के फासले पर था, जहाँ भारतीय फौजों के साथ पाकिस्तानी फौज के जवानों ने तारीखी जंग लड़ी और शुजात और सरफरोशी की तारीख में सुनहरा बाब रकम किया कि खुद भारतीय फौज के जर्नलों को पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और जज्बा शहादत का इतराफ करना पड़ा। हम बिन गांव से काफी दूर रहकर एक घाटी में से गुजर रहे थे। यहाँ चारों तरफ जंगली झाड़ियां और बांस के झुंड थे। रात का पिछला पहर था। मेरी घड़ी की चमकदार सुइयां 4 बजा रही थीं। एक टीले की ढलान पर 2 रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। इसकी बत्ती सुर्ख थी। बंगाली रहनुमा मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके एक दरे में दाखिल हो गया। ये दरा तंगो तारीख घाटी से गुजरकर एक खुशक नाले में उतर गया था। नाले से बाहर निकले तो कुछ फासले पर एक ढलवान छत वाले क्वार्टर का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। बंगाली रहनुमान ने मुझे इशारा करके वहीं ठहरने को कहा। वो खुद ऊंची नीची जंगली घास में चलता हुआ क्वार्टर में दाखिल हो गया। मैं सांस रोक के अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो वापस आकर मुझे भी अपने साथ ले गया, जहां मेरी मुलाकात हिल्ली के मुसलमान मगर भारतीय बंगला स्टेशन मास्टर नजरल से हुई। मैंने इसे थैला दिया तो उसने तरकारी निकालकर गौर से इसे देखा और फिर मुझे क्वार्टर की पिछली कोठरी में जाकर आराम करने का मशवरा किया।
कोठरी में लकड़ी का एक तख्त बिछा हुआ था। मैं इस पर लेट गया। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे, लेकिन अब तक सारा काम बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में हो रहा था, इसलिए मैं कदरे मुतमन भी था। मेरे बंगाली रहनुमा ने मुझसे 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट लिया और वापस चला गया। शायद ये नोट इसने हिल्ली के स्टेशन मास्टर को देना था। मुंह अंधेरे स्टेशन मास्टर नजरल ने मुझे चाय पिलाई, डबल रोटी का एक टुकड़ा खाने को दिया और इशारों में बताने लगा कि मुझे इसके साथ चलना होगा। वो मुझे क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकाल कर खेतों और नारियल के झुंडों से गुजारता हुआ एक रेलवे लाइन पर ले आया, जहां एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसने एक डब्बे की तरफ इशारा किया तो मैं मालगाड़ी के डब्बे में घुस गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े डब्बे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने इशारों में बताया कि गाड़ी मुझे ढाका पहुंचा देगी और मैं इस दौरान बाहर निकलने की कोशिश ना करूं। स्टेशन मास्टर ने मुझे पानी से भरी हुई छोटी सी सराही और एक खाली नारियल दिया जो उबले हुए चावलों से लबरेज था। वो डब्बे का दरवाजा बंद करके चला गया। मैं लकड़ी के डब्बों के पीछे छुप कर बैठ गया। बंद डब्बे के दरवाजों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान का मौसम खुशगवार था। 2 घंटे बाद डब्बा खिसकना शुरू हुआ और इसे मालगाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। मालगाड़ी हिल्ली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। इसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। इसने कई पुल अबूर किए। मैंने नारियल में भरे हुए उबले चावल निकाल कर खाए और सराही से पानी पी लिया। दिन के 2 बजे गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर देर तक रुकी रही। यहाँ से चली तो इसकी रफ्तार खासी तेज हो गई। दिन गुजर गया, रात आ गई। मैं डब्बों के दरमियान टांगे पसार कर थोड़ी देर वर्जिश कर लेता ताकि बैठे बैठे टांगे ना आकड़ जाएं। रात को फिर मैंने बाकी मांदा चावल खाए और एक खोखे से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गाड़ी चलती रही। बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती और मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। रात के 3 बज रहे थे कि गाड़ी के पहियों में एक ऐसी गड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे अंदाजा हुआ कि गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े यार्ड से गुजर रही है। शायद ढाका कड़ा रेलवे स्टेशन आ गया था। मैंने एक दर्द में से बाहर देखा। मुझे रोशनियां पीछे की तरफ भागती हुई दिखाई दी। ये मकानों, कोठियों और कारखानों की रोशनियां थी। गाड़ी की रफ्तार काफी कम हो गई थी। रेलवे यार्ड से गुजरते हुए मालगाड़ी ने निसफ घंटा लगा दिया। आखिर एक हल्के से दचके के साथ रुक गई। मैंने आंख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफार्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में 2 रेलवे लाइनें थी। अब सबसे बड़ा मसला डब्बे से बाहर निकलने का था। डब्बा बाहर से बंद था। जब तक इसे बाहर से ना खोलता मैं नीचे नहीं आ सकता था। आदमियों की आवाजें आने लगी। ये शायद रेलवे के मुलाजमिन थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डब्बे के पहियों में हथौड़े की जरब लगाते गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंखें चिपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई ना दिया। गाड़ी रुकने से डब्बे में हबस हो गया था। मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हैं। मैं डब्बों के पीछे छुप गया। मेरे डब्बे का दरवाजा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डब्बों के दरवाजा ही खोल रहे थे, जो मेरे लिए आज़ादी का पैगाम था। जब आवाजें दूर चली गईं तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजिमिन की एक टोली हाथ में लालटेन पकड़ी मुझसे काफी फासले पर एक डब्बे का दरवाजा खोल रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर डब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफार्म पर चढ़ गया। प्लेटफार्म सुनसान था। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था ये कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पजामे में मलबूस था। छोटा सा पुल अबूर करके मैं दूसरे प्लेटफार्म पर आ गया। यहाँ कुछ बंगला मुसाफिर मर्द और औरतें अपने अपने सामान की गठरियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमलापुर लिखा हुआ नजर आ गया तो दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कमलापुर ही था। मैं ढाका पहुंच चुका था।